हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, अभी जो वीडियो आपका अपलोड हो रहा है, ये वीडियो आपका ट्रांसफार्मर का अपलोड हो रहा है और ये वीडियो आपको 12th में भी पूछा जाता है। साथ ही जनरल कंपटीशन में इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है और अगर आप लोग ITI पॉलिटेक्निक या पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका क्वेश्चन आपको जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं या नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग आज के टॉपिक पे, जो है आपका क्या, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है कि निम्न वोल्टेज वाले एसी को मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, या हम लोग बोले निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में, ठीक है, यानी कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में या ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में क्या करती है, परिवर्तित करती है। क्लियर है ना। ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में या कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला जो युक्ति होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्लियर। यह युक्ति केवल एसी में कार्य करता है, डीसी में कार्य नहीं करता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति जो एसी वोल्टता के निम्न मान को उच्च मान में या उच्च मान को निम्न मान में परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्लियर। अब है इसका प्रिंसिपल कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये जो वर्क करता है ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं, अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। जनरली आपसे पूछता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये क्या करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब अन्योन प्रेरण क्या है, तो अन्योन प्रेरण में क्या होता है, जैसे देखिए प्रेरण दो प्रकार का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है जब किसी कॉइल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कैसा विद्युत धारा, तो वो हम लोग करते हैं एसी विद्युत धारा, मतलब परिवर्तनशील विद्युत धारा। तो जब किसी कॉइल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उस प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो दो कॉइल हम लोग लेते हैं, एक कॉइल में क्या करते हैं हम लोग एसी करंट देते हैं और दूसरे कॉइल में हमको ईएमएफ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। तो वही है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बनावट में दो तरह का कॉइल होता है। एक होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बनावट पर। तो देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर का बनावट है। इसमें क्या है, देखिए ये वाला भाग जो आपका ऐसे करके दिखाया गया है ये सारा कोर है। ठीक है, ये सारा क्या है आपका कोर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है जिसको हम लोग क्रोड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रोड होता है ये नर्म लोहे का बना होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है और ये पतले पतले परतों में बना होता है जिसको लपेट करके मोटा बनाया जाता है। तो ये ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बहुत पतला पतला परत को क्या किया हम लोग, लपेट लिए। ठीक है, जिस प्रकार से मान लीजिए बड़ा फीता को लपेट सकते हैं ना, लपेटे में लेयर बाय लेयर हो गया, उसी तरह से ये क्या पतली चादर को जो कि नर्म लोहे का बना होता है उसका लपेट करके बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्लियर। अब क्या होता है, कोर के ऊपर में ये जो है आपका, ठीक है, ये जो भाग है, ये भाग जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। ठीक है, तो कोर के ऊपर में कुंडली बना होता है जो कि कॉपर का बना होता है। क्लियर। तो ट्रांसफार्मर का कुंडली जो होता है, कॉइल किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। और ये क्या होता है कि जो आपका अंदर वाला भाग है क्रोड, उसके ऊपर इसको लपेट दिया जाता है।
सेम कॉइल को हम लोग इसके दूसरे तरफ भी लपेट देते हैं। तो जो पहले तरफ लपेटा गया उसको प्राइमरी कॉइल के नाम से हम लोग जानते हैं। प्राइमरी कॉइल का मतलब हो गया क्या, प्राथमिक कुंडली। क्या हो गया, प्राथमिक कुंडली। और दूसरे तरफ जो हम लोग लपेटे हैं इसका नाम होता है द्वितीयक कुंडली होता है। ठीक है, द्वितीयक कुंडली। अब क्या होता है कि कॉइल में फेरों की संख्या होती है कि अगर कोई कॉइल है उसमें कितना फेरा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा। तो ये जो आपका घुमा हुआ है इसको हम लोग संख्या बोलते हैं, कितना बार घुमा हुआ है। इसको हम लोग एमपी से दिखाते हैं। तो एमपी का मतलब हो गया प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या। और अगर हम लोग ये बात करें तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एन एस से दिखाते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल और ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप इसको इनपुट 220 वोल्ट दिए और यहाँ से आप आउटपुट कुछ भी प्राप्त किए, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट जो भी प्राप्त किए, इधर से चूंकि हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं इसलिए इसको आउटपुट कॉइल बोलते हैं, या इसको लोग द्वितीयक कॉइल बोलते हैं, या इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। जबकि इधर इनपुट देते हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, या इनपुट कॉइल हम लोग कहते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो जब हम लोग इसको सप्लाई देते हैं यानी 220 वोल्ट दिए हैं तो वोल्टेज यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील है, एसी वोल्टेज है। मतलब वोल्टेज के मान में कम ज्यादा होते रहेगा। ठीक है, फ्लक्चुएशन आपका होते रहता है। तो जब वोल्टेज के मान में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तनशील वोल्टेज के कारण या कोई भी वोल्टेज के कारण से, या एसी करंट या एसी वोल्टेज जब किसी कॉइल से होकर के प्रवाहित होता है, किसी से कोई भी कॉइल से अगर एसी करंट हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वहां क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। यहाँ हम लोग 220 वोल्ट का एसी दे रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। अब चूंकि एसी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अप डाउन होगा, क्योंकि एसी का वोल्टेज क्या होता है, घटता बढ़ता है। देखिए अगर एसी की बात करें हम लोग, यहाँ देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, अब क्या होगा, घटने लगा। तो इस तरह से क्या होता है कि वोल्टेज में घटते बढ़ते रहता है। अगर वोल्टेज घटते बढ़ते रहेगा तो इसके कारण क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी आपका घटते बढ़ते रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में मान में परिवर्तन आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के मान में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, अब फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन आएगा और इसी फ्लक्स के कारण क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। क्योंकि E इक्वल टू होता है N d∅dt। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। N से गुना क्यों किए, तो N हो गया आपका नंबर ऑफ कॉइल। जितना कॉइल है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन होगा वही क्या होगा, ईएमएफ होगा। अब N का मान जैसे जैसे घटेगा बढ़ेगा, ईएमएफ का मान क्या होगा, घटते जाएगा और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सप्लाई दिए, इसके कारण यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ। ये फ्लक्स इसके कोर के माध्यम से आ गया सेकेंडरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में जो मेरा वोल्टेज जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ईएमएफ बोलेंगे, जो कि मेरा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज की तरह कार्य करेगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करें ईएमएफ की, तो प्राइमरी साइड में अगर ईएमएफ बात करें तो मान लेते हैं प्राइमरी साइड का ईएमएफ है ईपी। ईपी मतलब हो गया ईएमएफ ऑफ प्राइमरी साइड। तो ये होता है -N d∅dt। ये आपको याद रखना है। ईपी हो गया प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, -N d∅dt। अब यहाँ क्या है कि N जो है प्राइमरी साइड के लिए, यहाँ पर क्या लिखा है, NP मतलब प्राइमरी साइड का क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल। और d∅dt मतलब क्या गया, फ्लक्स के मान में परिवर्तन। ये हो गया प्राइमरी साइड के लिए। इसी तरह से हम लोग बात करें द्वितीयक के लिए, दूसरे तरफ के लिए, तो ES क्या गया, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इक्वल टू क्या, -N d∅dt। अब देखिए जो फ्लक्स यहाँ है वही फ्लक्स उठ करके इसके पास आएगा, मतलब फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मतलब फ्लक्स यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, जो फ्लक्स यहाँ होगा वही फ्लक्स उठ करके यहाँ जाएगा। ठीक है, अब चेंज क्या होगा, तो यहाँ ये क्या NP था, यहाँ क्या हो गया NS हो गया।
क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें दोनों को अगर मिला दें हम लोग, अगर इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग बात करें तो ET बटे ES बराबर माइनस NT डी फाई बाई डी टी माइनस NS डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका EP बाई ES इक्वल टू NP बाई NS, ये हो गया आपका EMF। ठीक है, ये EMF कंप्लीट EMF होता है, मतलब जो हम लोग दिए और जो हम लोगों को मिला। अगर किसी भी तरह का लॉस हो जाए तो उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का कॉइल है ना, वो कॉइल क्या है, बहुत कम रेजिस्टेंस वाला है, जिसके कारण किसी भी तरह का लॉस आपको नहीं होगा। अगर किसी तरह का लॉस नहीं है तो जो ES है मेरा, ES को हम लोग VS भी लिख सकते हैं और EP को हम लोग VP भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ES बटे EP बराबर क्या हो गया, VS बटे VP। अब बराबर क्या हो गया, अगर ये उल्टा लिख रहे हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा, NS बटे NP। ठीक है, बोलिए सर उल्टा कैसे लिख दिया, उल्टा ये बात वही है, इसको आप EP बाय ES लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, NP बाय NS हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज का भी रिलेशन निकल गया, यानी वोल्टेज आपको दिया रहेगा और आपका नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, तो इसमें आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वोल्टेज का, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स घटेगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब अगर इधर हम लोग नंबर ऑफ टर्न मतलब फेरों की संख्या को कम कर देंगे तो क्या होगा, कम आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ हम लोग फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ तो फिक्स आप 220 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ फेरों की संख्या में कम बेसी कर रहे हैं और उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बेसी कर दे वोल्टेज बढ़ गया और फेरों की संख्या कम कर दे तो क्या गया, वोल्टेज का मान घट गया। इसका मतलब इस अनुसार कॉइल के वाइंडिंग के अनुसार जो है कि आपका ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या हो गया, जब हम लोग इनपुट देने के बाद आउटपुट ज्यादा मिलता है तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और अगर इनपुट देने के बाद आउटपुट कम मिलता है तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये रिलेशन याद रखना है आपको। अब क्या होगा, यहां से देखिए, यहाँ जो है आपका वोल्टेज का मान कम ज्यादा हो सकता है ना। अब चलते हैं दूसरा पावर का मान, पावर एक ही रहेगा, जो पावर यहाँ का वही पावर क्या होगा, दूसरे जगह होगा। पावर का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, V गुना I होता है ना। अब अगर हम लोग बात करें प्राइमरी के लिए तो VP IP होगा ना, और चूंकि क्या बोला, पावर कांस्टेंट है, मतलब इन बाद वाला भी VS और IS दोनों समान होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ना बराबर होगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है, VP का मान में घटेगा या बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं वोल्टेज का मान बढ़ा, अगर मान लीजिए कि वोल्टेज का मान बढ़ा, अब मान लीजिए वोल्टेज का मान था 220 वोल्ट और करंट का मान था 5 एम्पियर, अब वोल्टेज का मान हो गया 440। ठीक है, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ा तो करंट को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तब नहीं इस दोनों के बराबरी होगा। और कम कितना होगा, ये हो जाएगा 5/2। तो करंट का मान में क्या हुआ, कमी हो गया। तो मतलब ये रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर वोल्टेज का मान जहां ज्यादा होगा वहां करंट का मान कम होगा, और वोल्टेज का मान कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए वोल्टेज का मान अगर हम लोग कम कर दिए तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर इसी अनुसार काम करता है कि अगर वोल्टेज के मान को, अगर वोल्टेज का मान बढ़ता है कब, जब हम लोग इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा, और अगर वोल्टेज का मान घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना, एकदम अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो हम लोग रिलेशन देखे हैं
इसका मतलब वोल्टेज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, करंट का, है ना। मतलब उल्टा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए अभी अगर हम लोग बात करें करंट का रिलेशन, अभी आपके पास था ईपी बटे ईएस और वीपी बटे वीएस, था ना, बराबर क्या था, एनपी बटे एनएस। लेकिन करंट का बात करें तो कुल क्या हो जाएगा, आईएस बटे आईपी। देखिए उल्टा हो गया ना। यहाँ एन, यहाँ वीपी ऊपर था, यहाँ क्या हो गया, आईपी नीचे हो गया। यानी यहाँ का जो वोल्टेज था वो नीचे हो गया, यहाँ करंट नीचे हो गया, वोल्टेज ऊपर हो गया। मतलब ऊपर में इधर सब प्राइमरी वाला भाग था और इसके बाद क्या आ गया, ऊपर में सेकेंडरी वाला भाग, क्योंकि करंट में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखना है। किसी ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान में क्या होगा, कमी आएगा, और करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान में क्या होगा, कमी आएगा। क्लियर। तो इतना चीज आपको याद रखना है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ जिसको हम लोग अगले क्लास में देंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो करने से आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ तक समझिए। अगले क्लास में इसका और भी कुछ बता देंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसका कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।